अरे बच्चों, कल मैंने आपको लेसन 4 लाइफ इन द रूरल एरियाज के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी थी कि कहा था इम्पॉर्टेंट टर्म्स याद करके समझ करके। कल थोड़ा सा इजरादारी के भी बारे में बताया था। व्हाट इज़ द इजरादारी सिस्टम? इजरादारी सिस्टम क्या थी? एक कर संग्रह की व्यवस्था थी जो 5 वर्षों के लिए बोली लगा करके अधिक से अधिक जो नियरेस्ट अबाउट जो अधिक से अधिक बोली लगाकर कर देने की बात कहता था, वो बात स्वीकार की जाती थी। मतलब जैसे ये है, कोई चीज़ है, 5 साल तक कितना टैक्स इसमें अधिक से अधिक दे सकते हो, ऐसी व्यवस्था निश्चित कर दी गई थी इसमें। तो वो व्यवस्था जो 5 सालों के लिए कर व्यवस्था निर्धारित कर दी गई थी, जो अधिक से अधिक बोली लगाकर दे सके, वो व्यवस्था इजरादारी सिस्टम थी। लिखा हुआ देखिए, कहता है वारेन हेस्टिंग्स एस्टैब्लिश्ड द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एक बोर्ड बनाया, कमीशन बनाया था कर वसूलने का। ही आल्सो इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया था कि इजरादारी सिस्टम इन विच द राइट टू कलेक्ट, इसमें कर संग्रह करना था, कलेक्ट द रेवेन्यू वाज ऑक्शन टू हाईएस्ट बिडर फॉर फिक्स्ड टर्म ऑफ 5 years। ऑक्शन मीन्स होता है नियर अबाउट, टू हाईएस्ट बिडर जो अधिक से अधिक बोली लगा करके निश्चित की जाए, उसके नियरेस्ट जो कर दिया जाए 5 साल के लिए, वो इजरादारी सिस्टम कहलाई थी। तो ये कल आपको हमने इसके बारे में बताया था। आज हम इसके बारे में, इसके आगे थोड़ा सा परमानेंट सेटलमेंट के बारे में थोड़ा कहा था पढ़ना। परमानेंट सेटलमेंट में मेरिट और डीमेरिट्स पढ़ाने थे। परमानेंट सेटलमेंट में क्या था, फिर से देख लें थोड़ा सा। लिखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस द डेसेनियल 10 years सेटलमेंट। अब देखिए, इजरादारी सिस्टम बनाया गया था 5 साल के लिए, और ये परमानेंट सेटलमेंट जो बनाया गया है 10 वर्ष के लिए, और 10 वर्ष, और किसने? कॉर्नवालिस ने बनाया है। एंड ऑक्शन द लैंड टू द हाईएस्ट बिडर। अब इसमें भी बोली लगाने की वाली बात है, नियर अबाउट जो उसके लगाएगा अधिक से अधिक। द सेटलमेंट वाज मेड परमानेंट बाय ए रेगुलेशन इन 1793। ये 1793 में नियम लागू हुआ था। तो जिमीदार्स बिकेम ए परमानेंट ओनर्स ऑफ लैंड। अब जिमीदार जो थे वो लैंड के परमानेंट ओनर बना दिए गए, उन्हें ही कर लेकर के जमा करना था सरकार के पास। Thus the collector of revenue now became a landlord with the hereditary ownership right. The traditional landlords were replaced by money class who preferred live in the urban areas as absentee landlord. The could sell the land whenever and to whomsoever he killed. The real tillers of the land became mere tenants. The Jamidar had to pay the fixed amount regularly, failing which his land was confiscated and sold. He leased over his land to tenants at high rates of rent, who further leased the land to other tenants. It resulted in an increasing number of tenants who were opposed and other burden. अब देखिए, ये 10 वर्ष के लिए बनाया गया, इसमें परमानेंट जिम्मेदार बनाए गए, और उसके बाद कर अधिकारियों को ये कर जमा करना होता था। अब उसके बाद कुछ एब्सेंटी लैंडलॉर्ड थे जो टाउन एरिया में रहते थे, ये भी कल आपको बताया था, और गांव से जाकर कर वसूल करके लाते थे। अब इसके गुण और दोष, मेरिट्स ऑफ सिस्टम और डीमेरिट्स, मतलब गुण और दोष, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ क्या थीं। तो पहले अच्छाइयाँ क्या थीं? द स्टेट वाज एश्योर्ड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू। इसमें एक तो निश्चित ये बात हो गई कि यहाँ इतना कर प्राप्त होगा, ये बात ठीक है, अच्छी। It prevent wastage of time and effort needed for annual settlement. भाई समय भी कम लगता था। It was simpler, cheaper for the company collect revenue through the जिम्मेदार than to employers
several officials for the job. By granting the Jimidars the right of ownership, the company owned their loyalty as they were dependent on the British. This system created stability and security among the Jimidars who began concentrating on improvement of the productivity of land. By doing so, they would increase their इनकम। अब इसके बाद डिमेरिट क्या थी? द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट ऑन द जमींदार्स वाज डिसास्ट्रस। देखते हैं, मेनी ऑफ देम कुड नॉट रियलाइज द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम देयर tenants and consequently could not pay the money to the government in time. As a result, their lands were sold. The landlord did not take much interest in the development of their lands. They merely become absentee landlords. This system ignored the rights and interests of the tenants. They were at the mercy of the landlords who could oust them at any time. The government incurred a deficit in income. Bengal did not possess cadastral records till 1893. Therefore, there were litigation between the tenants and the landlords. 6 number है, as revenue was strictly collected, the peasants were forced to borrow money at high rates of the interest from the money lenders and the landlords. When they failed to repay the money, their mortgaged land was confiscated. They had to work as bonded labor called beggars, which made their lives utterly miserable. Some of them migrated the urban areas. Thus, the permanent settlement introduced in the Bengal, Bihar, Odisha, northern Madras, and eastern UP led to the deterioration of the agriculture and improvement of the peasantry. Now, Rayatwari system. Rayatwari system was introduced in Karnataka and Mysore at the instance of Thomas Munro. These states became the parts of the company's territories between the 1799 and 1801. The British were much impressed by the system of revenue collection in the territories governed by Tipu Sultan. There were no intermediaries, Jimidar, and revenue was collected directly from the cultivators, called Rayat. Lord Hastings adopted and implemented this system in the Karnataka and Mysore, which were ceded to the British. Later, the Rayatwari system was implemented in the Bombay and Madras presidency also. In Rayatwari system, the revenue was fixed for a period of 30 years. It was based on the quality of the land and the nature of the crop. The rate of revenue was high and the collection was rigid. The system was advantageous for the cultivator as they had a right to their land, but again the rigid revenue collection left them at the mercy of moneylenders. Therefore, the long-term effect of the Rayatwari system was not much different from that permanent settlement as prevalent in Bengal. अब महलवारी के बारे में कल पढ़ाएंगे।
महलवाड़ी इतना पढ़ के आइए और फिर जो समझ में ना आए पूछ सकते हैं। धन्यवाद।